क्या भारत अभी ड्रोन अटैक के खिलाफ एक मल्टी लेयर डिफेंस शील्ड को तैयार कर रहा है? क्या इंडियन आर्मी का नया टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम बैटलफील्ड का पूरा गेम ही चेंज कर सकता है? और क्या Su-30 MKI फ्यूचर में बैलिस्टिक मिसाइल को भी लॉन्च करने में सक्षम होने वाला है? आज की वीडियो में हम ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज के डिफेंस टॉक सीरीज में। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट इंडियन आर्मी के एंटी ड्रोन प्रोटेक्शन सिस्टम को लेकर है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन आर्मी ने पहली बार ऑफिशियली अपने टोड आर्टिलरी गन्स पर अभी एंटी ड्रोन प्रोटेक्टिव केज को शोकेस किया गया है। रिसेंट मिलिट्री एक्सरसाइज की एक वीडियो में एक स्पेशली डिजाइन मेटल के स्ट्रक्चर को आर्टिलरी गन के ऊपर लगे हुए दिखाया गया था, जिसका ऑब्जेक्टिव FPV ड्रोन्स और लॉइटरिंग मुनिशन के खतरे को कम करना होने वाला है। दोस्तों, यूक्रेन और रशिया कॉन्फ्लिक्ट ने ये पूरी दुनिया को दिखा दिया था कि सिर्फ कुछ ही हजार रुपए के ड्रोन्स भी जरूरत पड़ने पर लाखों और हजारों करोड़ के टैंक्स, आर्टिलरी गन्स और आर्मर्ड व्हीकल को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इस वजह से दुनिया भर की आर्मी जब भी अपने कॉम्बैट प्लेटफॉर्म्स को ड्रोन अटैक से बचाने के लिए नए प्रोटेक्शन सिस्टम्स को डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी इंडियन आर्मी भी इसी डायरेक्शन में एक बहुत बड़ा कदम लेने की कोशिश कर रहा है। सबसे खास बात यह कि इंडियन आर्मी का डिजाइन परमानेंटली फिक्स नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एंटी ड्रोन केज को रिमूवेबल या फोल्डेबल कॉन्फ़िगरेशन के साथ डिजाइन किया गया। जब आर्टिलरी गन को फायर करना होता है तब केज के कुछ सेक्शन को हटा दिया जाता है, जिससे गन अपनी फुल एलिवेशन और ट्रैवर्स कैपेबिलिटी के साथ बिना किसी रुकावट के फायरिंग कर सकता है। मिशन कंप्लीट होने के बाद केज को दोबारा इंस्टॉल कर दिया जाता है, जिससे गन और क्रू दोनों को ड्रोन अटैक के खिलाफ थोड़ा बहुत प्रोटेक्शन मिल जाता है। दोस्तों, ये केजेस ड्रोन को पूरी तरीके से रोकने के लिए नहीं बने, लेकिन स्टैंड अप प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। अगर कोई FPV ड्रोन केज से टकराकर एक्सप्लोड करता है तो ब्लास्ट और फ्रेगमेंटेशन गन या क्रू को डायरेक्टली हिट नहीं करने वाले हैं, जिस वजह से डैमेज काफी हद तक कम होने वाला है। हालांकि इसे गन को पूरी तरीके से लगभग प्रोटेक्शन दिया जा सकता है, लेकिन क्रू के लिए फिर भी थोड़ा खतरा रहने वाला है, क्योंकि ब्लास्ट के बाद जो शार्पनेल्स वगैरह निकलते हैं वो आर्टिलरी क्रू को हिट करने के फिर भी चांसेस बने हुए होते हैं, लेकिन इससे मोस्टली गन सेफ रहने वाला है। अगला अपडेट जेन टेक्नोलॉजी के नए काउंटर ड्रोन माइक्रो मिसाइल लॉन्चर को लेकर है। दोस्तों, भारत में ड्रोन वॉरफेयर को लेकर अभी एक बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद बेस्ड जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से अभी एक इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल लॉन्चर को डेवलप किया जा रहा है, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव FPV ड्रोन्स, लॉइटरिंग मुनिशन और दूसरे छोटे अनमेन्ड एरियल सिस्टम को यानी UAS सिस्टम को फिजिकली डिस्ट्रॉय करना होने वाला है। पिछले कुछ सालों में यूक्रेन और रशिया वॉर और मिडिल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट ने दिखा दिया है कि सस्ते कमर्शियल ड्रोन भी मिलिट्री बेस, आर्टिलरी पोजीशन और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के खिलाफ बहुत ही बड़ा खतरा बन चुके हैं। इसी वजह से सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर GPS जैमिंग पर डिपेंड करना अभी काफ़ी नहीं होने वाला है, क्योंकि मॉडर्न ड्रोन ऑटोनोमस मोड में भी काम कर रहे हैं, जो कि GPS के बिना भी ऑपरेट कर सकते हैं। इसी चैलेंज को देखते हुए जेन टेक्नोलॉजी की तरफ से भी एक कॉम्बैट हार्ड किल सोल्यूशन को डेवलप किया गया है। अभी तक इसकी वीडियो सामने नहीं आया, लेकिन इसका एक इमेज सामने आया, जिसके मुताबिक इस लॉन्चर में एक रेक्टेंगुलर लॉन्च मॉड्यूल दिया गया, जिसमें एक साथ 4 रेडी टू फायर मिसाइल मौजूद होने वाले हैं, जिस वजह से एक लॉन्चर एक बार में मल्टीपल ड्रोन को एंगेज कर सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूचर में इस सिस्टम को रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स और एक्यूस्टिक डिटेक्शन सिस्टम के साथ भी इंटीग्रेट किया जा सकता है, जिस वजह से ड्रोन को डिटेक्ट करते ही सिस्टम अपने आप ही टारगेट को लॉक करके माइक्रो मिसाइल को लॉन्च कर सकता है। सबसे खास बात यह कि यह सिस्टम लेड एयर डिफेंस का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा बनने वाला है। छोटे ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए एक्सपेंसिव सरफेस टू एयर मिसाइल का इस्तेमाल करने के वजह हम लो कॉस्ट माइक्रो मिसाइल को डिप्लॉय करने वाले हैं, जबकि बड़े मिसाइल को फाइटर एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर या क्रूज मिसाइल को टारगेट करने के लिए रिजर्व रखा जा सकता है। कुल मिलाकर अगर ये प्रोजेक्ट सफल हो जाता है तो जेन टेक्नोलॉजी का ये इंडिजिनस माइक्रो मिसाइल लॉन्चर सिस्टम इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ड्रोन स्वार्म और लो एल्टीट्यूड थ्रेट के खिलाफ एक नया हार्ड किल सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाला है, जो कि फ्यूचर बैटलफील्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। अगला अपडेट भारत के इंडिजिनस टैक्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम को लेकर है। दोस्तों, मॉडर्न बैटलफील्ड में सिर्फ एडवांस टैंक्स, मिसाइल या फाइटर एयरक्राफ्ट ही इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, बल्कि सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क भी किसी भी मिलिट्री ऑपरेशन का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। इसी डायरेक्शन में भारत को अभी एक बहुत ही बड़ी सफलता मिल चुका है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हैदराबाद बेस्ड एक्सीकॉम टेक्नोलॉजी का इंडिजिनस कोकाटो सीरीज की IP मेश नेटवर्किंग सिस्टम अभी इंडियन आर्मी के ट्रायल को पास कर चुका है।
इस ट्रायल के दौरान इस सिस्टम ने लगभग 5 से 15 किलोमीटर की दूरी तक रिलायबल कम्युनिकेशन सिस्टम को एस्टेब्लिश करके दिखा दिया है। तो नॉर्मल कम्युनिकेशन सिस्टम किसी एक सेंट्रल टावर या रिले स्टेशन के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर एनिमी उस इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय कर देता है या जैम कर देता है तो पूरा कम्युनिकेशन नेटवर्क कोलैप्स कर सकता है। लेकिन IP-MES टेक्नोलॉजी में हर कनेक्टेड रेडियो खुद एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है। इस वजह से अगर नेटवर्क का कोई एक नोड फेल भी हो जाता है या उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है तो सिस्टम अपने आप ही दूसरे रूट की मदद से कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखने वाला है। और इस कैपेबिलिटी को सेल्फ हीलिंग नेटवर्क भी कहा जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कोकाटो सीरीज को खास तौर पर बॉर्डर एरियाज, माउंटेन्स, डेंस फॉरेस्ट रीजन और अर्बन वॉरफेयर जैसे डिफिकल्ट एनवायरनमेंट के लिए डिजाइन किया गया है। सबसे खास बात यह कि ये नॉन लाइन ऑफ साइट यानी एनलॉस कंडीशन में भी रिलायबल कम्युनिकेशन मेंटेन कर सकता है। यानी अगर बीच में पहाड़ हो, बिल्डिंग हो या दूसरी ऑब्स्टिकल रहते हैं तभी सोल्जर अपने यूनिट के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। इस सिस्टम के अंदर एक पोर्टेबल 4-वे डाइवर्सिटी, टैक्टिकल रेडियो, एडवांस ट्रांसलेट और कॉस्मिक सिक्योरिटी फीचर मौजूद हैं, जिस वजह से एनिमी के लिए कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करना या फिर जैम करना बिल्कुल डिफिकल्ट होने वाला है। साथ ही इसमें डुअल HD वीडियो एनकोडर भी मौजूद होने वाला है, जो कि सिर्फ वॉइस नहीं बल्कि लाइव ड्रोन फीड्स, सर्वेलेंस वीडियो और बैटलफील्ड इंटेल को भी रियल टाइम में शेयर कर सकता है। कुल मिलाकर कोकाटो सीरीज की सक्सेसफुल वैलिडेशन ये दिखाता है कि भारत अभी इंडिजिनस बैटलफील्ड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और आने वाले समय में ये सिस्टम इंडियन आर्मी के नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर कैपेबिलिटी को भी काफ़ी हद तक मजबूत बना सकता है और फ्यूचर बैटलफील्ड में फास्टर डिसीजन मेकिंग और बेहतर कोऑर्डिनेशन को प्रोवाइड करने में हमको मदद करने वाला है। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स के एवेक्स फ्लीट को लेकर है। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स के लिए एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम यानी एवेक्स एयरक्राफ्ट किसी भी फाइटर एयरक्राफ्ट से कम इंपॉर्टेंट नहीं होने वाले हैं। अभी भी इंडियन एयरफोर्स के लिए 18 एवेक्स एयरक्राफ्ट को मिनिमम ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट माना जाता है। लेकिन डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में चाइना और पाकिस्तान के साथ अगर 2 फ्रंट का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो ये नंबर बिल्कुल भी इनफ नहीं होने वाला है। दोस्तों, इन 18 एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट के पीछे एक मिलिट्री प्रिंसिपल काम करता है जिसको 3-to-1 रूल कहा जाता है। इसके मुताबिक अगर एक एयरक्राफ्ट को कंटिन्यूअसली मिशन में डिप्लॉय किया जाता है तो टोटल 3 एयरक्राफ्ट की हमको जरूरत पड़ने वाली है। एक एयरक्राफ्ट मिशन पर डिप्लॉय होता है, दूसरा डिप्लॉयमेंट रिटर्न फेज में रहता है, जबकि तीसरा एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, सर्विसिंग या क्रू ट्रेनिंग में बिजी रहता है। इसी वजह से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल और LOC दोनों फ्रंट पर अभी 24/7 सर्वेलेंस को मेंटेन करने के लिए हमें मिनिमम 18 एयरक्राफ्ट की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन दोस्तों, चैलेंज अभी सिर्फ लैंड बॉर्डर तक सीमित नहीं रहा है। इंडियन नेवी को भी इंडियन ओशन रीजन में काफ़ी लॉन्ग रेंज सर्वेलेंस की जरूरत पड़ रही है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स का मानना है कि फ्यूचर में रिक्वायरमेंट 18 से भी ज़्यादा हो सकता है। अभी इंडियन एयरफोर्स के पास 2 तरह के एयरबॉर्न सर्वेलेंस प्लेटफॉर्म मौजूद है। पहला इजरायली ओरिजिन फाल्कन एवेक्स है, जो कि IL-76 एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड है और इसको मेनली लार्ज स्केल कमांड एंड बैटलफील्ड मैनेजमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इंडिजिनस नेत्र एवेक्स है, जो कि एम्ब्रर की EMB-145 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है और इसको मोस्टली टैक्टिकल सर्वेलेंस मिशन में इस्तेमाल किया जाता है। सबसे खास बात यह कि अभी भारत नेत्र मार्क 2 पर भी काम कर रहा है, जो एयरबस की A321 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड होने वाला है। इसमें ज़्यादा पावरफुल रडार, लॉन्गर एंड्योरेंस, बेहतर मिशन सिस्टम और इंप्रूव बैटलफील्ड मैनेजमेंट कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है। इस वजह से हैवी एवेक्स और एग्जिस्टिंग नेत्र के बीच एक कैपेबिलिटी गैप को कम करने वाला है। लेकिन अभी भी सवाल ये कि क्या सिर्फ 6 नेत्र मार्क 2 एवेक्स इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए सफिशिएंट होने वाले या फिर नहीं होने वाले, क्योंकि नेत्र मार्क 2 को मिलाकर भी हमारे 18 एयरक्राफ्ट पूरा नहीं होने वाले, जिस वजह से इंडियन एयरफोर्स की तरफ से भी एडिशनल एवेक्स की डिमांड किया जा रहा है। अगला अपडेट इजराइल की गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल और इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI एयरक्राफ्ट को लेकर है। दोस्तों, भारत और इजराइल के बीच अभी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग डिफेंस कोलैबोरेशन को लेकर बातचीत किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल की तरफ से अभी अपने गोल्डन होराइजन एयर लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल को भारत को ऑफर किया जा रहा है। अगर फ्यूचर में डील फाइनलाइज हो जाता है तो पहली बार इजराइल किसी स्ट्रेटेजिक क्लास की एयर लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल को भारत या किसी दूसरे देश को एक्सपोर्ट करने वाला है। साथ ही इंडियन एयरफोर्स के Su-30 MKI की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी भी काफी हद तक बढ़ने वाली है। दोस्तों, ये कोई नॉर्मल एयर टू सरफेस मिसाइल नहीं होने वाला है। इसका साइज और वेट इतना ज्यादा है कि इसे एयरक्राफ्ट के नीचे सिर्फ अटैच कर देना काफी नहीं होने वाला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर गोल्डन होराइजन मिसाइल को Su-30 MKI पर इंटीग्रेट किया जाता है तो एयरक्राफ्ट में बहुत सारे स्ट्रक्चरल चेंज करने की जरूरत पड़ने वाली है। कुछ हद तक ये प्रोसेस ब्रह्मोस A इंटीग्रेशन जैसा होने वाला है, लेकिन ये प्रोजेक्ट उससे भी ज़्यादा चैलेंजिंग होने की उम्मीद किया जा रहा है। सबसे पहले Su-30 MKI के सेंटर लाइन हार्ड पॉइंट को री इन्फोर्स्ड या दोबारा मॉडिफाई करने की जरूरत पड़ने वाली है।
ताकि मल्टी टन मिसाइल का वेट सेफली इसमें कैरी किया जा सकेगा। साथ ही एक स्पेशल रिलीज मैकेनिज्म को भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत पड़ने वाली है, जिससे मिसाइल एयरक्राफ्ट से सेफली अलग होकर उसका रॉकेट मोटर को सही समय पर इग्नाइट कर पाएगा। अगर सेपरेशन के टाइम पर कोई प्रॉब्लम होता है तो मिसाइल एयरक्राफ्ट के साथ भी टकरा सकता है। इसके अलावा इतने बड़े मिसाइल को कैरी करने से एयरक्राफ्ट की एरोडायनेमिक्स, बैलेंस और फ्लाइट कैरेक्टरिस्टिक पर भी थोड़ा बहुत असर पड़ने वाला है। इस वजह से फ्लाइट कंट्रोल सॉफ्टवेयर, फ्लाईओवर सिस्टम और मिशन कंप्यूटर को भी उसी हिसाब से अपडेट करने की जरूरत पड़ने वाली है। सबसे खास बात यह कि सुपर सुखोई अपग्रेड के बाद भारत के पास Su-30 MKI के मिशन कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर के ऊपर पहले के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल होने वाला है। इसी वजह से फ्यूचर में इस तरह के किसी भी एडवांस नॉन रशियन ऑरिजिन वेपन को हमारे Su-30 में इंटीग्रेट करना हमारे लिए काफ़ी आसान होने वाला है। इस वजह से अभी किसी भी तरीके की फॉरेन सिस्टम को इसमें इंटीग्रेट करना हमारे लिए पॉसिबल बनने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।